नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे बात करूंगा अपने पॉलिटिकल लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर के टॉपिक्स पे। हम पहुंच गए हैं चीफ मिनिस्टर के टॉपिक पे। मुख्यमंत्री के बारे में हम आज बात करेंगे और किस आर्टिकल में आते हैं, इनकी क्या पावर्स है, क्या स्टेटस मिला है इनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में होते हैं और वैसे स्टेट में होते हैं चीफ मिनिस्टर। आपके लगभग बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। जैसे रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट में जो है वो प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं। इनको उसे क्या बोलते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, जो कि राष्ट्रपति को बोला जाता है सेंट्रल में। और डी ज़ूरे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे कौन होता है? डी ज़ूरे एग्जीक्यूटिव का काम यहाँ पे गवर्नर करते हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो आर्टिकल 164 में डिफाइन किया गया है कि एक चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सिर्फ यही बोला गया है, बाकी कुछ ऐसा खास इनके अपॉइंटमेंट को लेकर जिक्र नहीं किया गया है। गवर्नर जो है उनको अपॉइंट करना होता है चीफ मिनिस्टर साहब को। तो रूल क्या कहता है? रूल के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट पार्टी आती है जीत के, उसका जो लीडर होता है, ये जो लार्जेस्ट पार्टी, हालांकि ऐसा मेंशन नहीं किया गया, गवर्नर चाहें तो किसी को भी बुलाकर चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, फिर उससे बोल सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो विधानसभा में। लेकिन अभी क्या जो बेसिकली फॉलो होता है रूल, लार्जेस्ट जो पार्टी है जो इलेक्शन जीत कर आई है, उसका जो लीडर होगा उसको बुलाया जाएगा, आओ और अपना उसे क्या बोलते हैं, शपथ लो आके चीफ मिनिस्टर की। उसके लीडर को बुलाया जाएगा चीफ मिनिस्टर के लिए गवर्नर के द्वारा। अगर वो डिनाई कर देता है तो जो सबसे बड़ा अपोजिशन है उनको बुलाया जाता है। कोलिशन के केस में क्या होता है कि अगर कोलिशन जो कोई बड़ा बनता है, 2-3 पार्टियां मिलकर चीफ मिनिस्टर बनाती हैं, तो वहाँ पे भी कोलिशन को बुलाने का काम गवर्नर का होता है। और गवर्नर चाहे तो किसी को भी, वो चाहे उसे क्या बोलते हैं, आपका MLA या MLC हो या ना हो, उसको बना सकते हैं गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर। लेकिन विद इन 6 मंथ उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। या तो MLA बने, अगर दोनों सदन है किसी राज्य में, तो MLC बने, ठीक है। तो ये उसको करना ही पड़ता है 6 मंथ के अंदर। और संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पहले मेजॉरिटी को उसे क्या बोलते हैं, प्रूव करना होगा। मेजॉरिटी प्रूव करनी है आपको बाद में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले आप चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए जाओगे, उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप अब जाइए अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, और उसका एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, एक रीजनेबल टाइम पीरियड दिया जाएगा गवर्नर जी के द्वारा कि अब आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए विधानसभा में। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये किसी भी सदन के मेंबर हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के मेंबर हो सकते हैं, चाहे MLA हो चाहे MLC हो। दोनों लोग MLA MLC दोनों ही जो हैं चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी, ममता बनर्जी जी, वो अपना MLA का इलेक्शन हार गई थी, MLA के इलेक्शन में हार गई थी। अभी फिर से वो MLC के इलेक्शन में आई, MLC बनकर चीफ मिनिस्टर बन गई। चीफ मिनिस्टर पहले बन गई थी, अब वो MLC हो गई। 6 महीने के अंदर उनको बनना होता था। अगर हम की ओथ की बात करें तो ये ओथ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से चलाएंगे, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर ओथ लेते हैं। और इनको ओथ दिलाने का काम कौन करता है? हमारे गवर्नर साहब करते हैं। मतलब उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो इनको ओथ दिलवाते हैं। और अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अब ऐसा तो कुछ फिक्स है नहीं कि इनका टर्म क्या होता है, ऑफिस का टर्म क्या होता है। इनको ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहें तब तक ये रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नर की मनमानी भी नहीं चलेगी। यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब तक असेंबली में उनकी मेजॉरिटी है तब तक वो इस पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही उन मेजॉरिटी लूज़ होती है उस टाइम पे गवर्नर चाहे तो इनको डिसमिस कर सकते हैं, और इनको रिज़ाइन भी देना पड़ता है जैसे ही मेजॉरिटी लूज़ होती है पार्लियामेंट में। अब अगर हम इनके पावर एंड फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ इनके क्या रिश्ते होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सेंट्रल के केस में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। यहाँ पे कौन एडवाइस करता है? यहाँ पे CM जिसको एडवाइस करेंगे उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। और कितने होने हैं, पूरा पोर्टफोलियो जो है यही बना कर देते हैं कैसा
होना है, और ये चाहें तो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिज़ाइन भी ले सकते हैं और गवर्नर को बोलकर उन्हें डिसमिस भी करवा सकते हैं। और यही प्रिसाइड करते हैं जो कि डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उसको प्रिसाइड करने का काम, उसकी अध्यक्षता का काम जो होता है वो चीफ मिनिस्टर साहब के अंदर होता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको गाइड करने का काम या किसी चीज़ पे कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन का काम, पूरी एक्टिविटी जो होती है वो चीफ मिनिस्टर साहब के निगरानी में होती है। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में रिज़ाइन जब करते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो भंग हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर साहब या तो उनकी डेथ हो जाए या तो वो रिज़ाइन कर दें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द शिप, वो कैप्टन ऑफ द शिप हैं। तो कैप्टन ही शिप का मर गया तो क्या होगा, शिप डूब जाएगी। तो उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपने आप कोलैप्स कर जाएगी। अगर हम गवर्नर के साथ देखें इनके रिलेशन के पक्ष में पावर की बात, तो सारे काम जो होते हैं वो गवर्नर जी के नाम पे होते हैं, लेकिन करता कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जो एक कम्युनिकेशन की कड़ी होती है वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने वाले चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई फैसला लिया, उसको हेड करने का काम चीफ मिनिस्टर ने किया, चीफ मिनिस्टर ने फाइनल डिसीजन लिया कि ये सही है या नहीं है, फिर वो रिपोर्ट किसको भेज दी, गवर्नर को भेज दी। अब गवर्नर जब उस पर साइन कर देंगे तब वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो बीच में जो मिडिल कम्युनिकेशन का काम है वो चीफ मिनिस्टर का होता है, और ये ड्यूटी भी होती है चीफ मिनिस्टर की, जैसे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर की होती है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर में देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स्ट में चीफ मिनिस्टर के पास कुछ पावर होती है, जैसे कि ये एडवाइस करने का काम करते हैं गवर्नर को कि कब सम्मन बुलाना है, कब सेशन को ऑर्गेनाइज करना है स्टेट लेजिस्लेचर का, कब नहीं करना है। और ये रेकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को, कभी भी किसी एनी टाइम गवर्नर को ये रेकमेंड कर सकते हैं कि अब जो हमारी विधानसभा है इसको डिसॉल्व करने का वक्त आ गया है, डिसॉल्व कर दीजिए। और ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो हाउस के फ्लोर पे अनाउंस करने का काम भी चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा किया जाता है। हम अगर अदर जो फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, उसकी अगर हम बात करें तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होता है उसके चेयरमैन होते हैं। जैसे कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, क्योंकि वो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, सेंट्रल प्लानिंग कमीशन था। तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं। वैसे ही वो वाइस चेयरमैन होते हैं कई सारी जो कंसर्न जोनल काउंसिल होती है, जो कि रोटेशनल जोनल काउंसिल तो रोटेशनल चलता रहता है। चेयरमैन उसके होम मिनिस्टर साहब होते हैं, लेकिन वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे नॉर्थ जोन में कुछ स्टेट्स हैं, सेंट्रल जोन में कुछ स्टेट्स हैं, 4-5 स्टेट्स आ रहे हैं, तो उस स्टेट में रोटेशनल चलता रहता है वाइस चेयरमैनशिप। आज सपोज किसी दिन एक साल एमपी के चीफ मिनिस्टर बन गए, एक साल यूपी के बन गए, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के बन गए, ऐसे ही रोटेट होता रहता है जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट होती है। चेयरमैन जो होते हैं उसके वो होम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, जो जोनल काउंसिल होती है। और स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन जो होते हैं वो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। मैनेजर इन चीफ भी होते हैं अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है उस टाइम पे, और लीडर ऑफ द स्टेट तो होते ही हैं, और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल हेड भी होते हैं उससे क्या बोलते हैं, सारी सर्विसेज के। अगर हम गवर्नर के साथ इनके रिश्तों को आर्टिकल वाइज देखें तो आर्टिकल 163 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड एंड एड द एडवाइस टू द गवर्नर। या एक उसे क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, और जिसको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, जिसका काम क्या होगा, एडवाइस करना गवर्नर साहब को। आर्टिकल 164 का क्लॉज ए कहता है चीफ मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट करे जाने चाहिए, गवर्नर के द्वारा। और फिर चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, और वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, गवर्नर जी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो मिनिस्टर्स हैं वो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, जब तक गवर्नर चाहेंगे, गवर्नर के प्लेजर तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको, स्टेट लेजिस्लेचर का या लेजिस्लेटिव असेंबली को। जैसे सेंट्रल में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सीधे लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और आर्टिकल 167 साफ साफ कहता है कि ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करना फॉर द बिजनेस ऑफ स्टेट का जो बिजनेस है, जो कामकाज हैं वो सही मामले में चलते रहें, इसके लिए भी जो कम्युनिकेशन स्थापित करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में है, वो किसका काम है? वो ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर साहब की। तो ये था चीफ मिनिस्टर का चैप्टर। इसी के साथ चीफ मिनिस्टर का चैप्टर ख़त्म होता है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ये स्टेट गवर्नमेंट हम एक दो दिन में जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।